वाइल टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमें समझ में आ गया है कि अगर 3 फोर्स आ रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो कंकरेंट फोर्सेस है तो यूजिंग लेमिस थ्योरम यू कैन सॉल्व देम. प्रॉब्लम राइजेस व्हेन देयर आर मोर देन 3 फोर्सेस और इफ द फोर्सेस आर नॉट कंकरेंट. पहले हम देखेंगे पहला प्रॉब्लम क्या है, 3 से ज़्यादा फोर्स हुआ तो क्या करेंगे, हाउ टू एनालाइज. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर फोर्सेस कंकरेंट नहीं है तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो बेसिक्स क्या है कि थोड़ा बहुत चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जो हम लोग पहले से भी किए हैं. कि अगर हम कहेंगे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा है सपोज, और ये जो वेक्टर है सपोज इसका नाम है एफ, और ये जो वेक्टर है सपोज हम कहेंगे कि ये एंगल है समथिंग लाइक 60 डिग्री और ये मैग्नीट्यूड दिया है 20. क्या हम इस वेक्टर को आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखना जानते हैं? वी राइट दिस वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप. बस एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू जानने वाली है. एफ एक्स क्या था, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्या इसका कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? तो आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड एंड टेल. आई फाइंड द शैडो ऑफ द हेड इज अपीयरिंग हियर, है ना. यहाँ पे शैडो ऑफ द हेड आ रहा है और यहाँ पर टेल आ रहा है, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्या लिखेंगे? पॉजिटिव. कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इट वाज एफ कॉस थीटा, है कि नहीं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन. यहाँ पर एफ के मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे? 20, और थीटा की जगह कॉस 60. सिमिलरली अगर हम इसके y कंपोनेंट की बात करें, थिंक ऑफ द y कंपोनेंट. y कंपोनेंट के लिए आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन टू द y एक्सिस, और हम देख रहे हैं कि हेड का शैडो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं. तो हम क्या कहेंगे, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. कितना? f cos थीटा, वही वाला फॉर्मूला. f की जगह लिखेंगे 20 और थीटा की जगह 30. वेरी गुड. तो ये आपको समझ में आता है पहला चीज. इसका मतलब हुआ इफ आई गिव यू ए नंबर ऑफ वेक्टर्स लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द सम और द रिजल्टेंट. दूसरा चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, सपोज वेक्टर f1 इज इक्वल टू fx1 आई कैप fx2 j कैप एंड वेक्टर f2 इज fx2 आई कैप प्लस fy2. ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, fx2 नहीं, क्या लिखना था? fy1. fx1 आई कैप fy1 j कैप, ये fx2 आई कैप fy2 j कैप. एंड सपोज f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0. क्या मतलब है? मतलब इन दोनों को जोड़ो तो 0 होता है. मतलब होता है कि fx1 प्लस fx2 इज इक्वल टू 0. नॉट ओनली दैट, fy1 प्लस fy2 इज इक्वल टू 0. ये भी समझ में आता है. fx1 प्लस fx2 इज इक्वल टू 0 का मतलब अगर इनमें से कोई एक इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो दूसरा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा. दोनों को जोड़ो तो 0 हो जाएगा. क्या चीजें समझ में आ रहा है? मतलब ये स्टेटमेंट में ऐसे कह सकता हूं कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. इसलिए दोनों जुड़ के 0 हो रहे हैं. क्या बात समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस must be equal to component of force in the direction of negative y axis. अच्छा, तीसरा, अगर हम कहेंगे कि वेक्टर f जो है एक नेट फोर्स है which is sum of a number of forces, f1, f2, f3, ऐसे सारे फोर्सेस को जोड़ेंगे तो सारे का x कंपोनेंट जुड़ जाता था. fx1, fx2, fx3 आई कैप प्लस fy1, fy2, fy3 j कैप, ऐसे करके करते थे. 3 की जगह 4 होंगे भी तो वही रूल है ना. तो इसको क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा fx आई कैप, सिग्मा मतलब समेशन ऑफ x कंपोनेंट्स. ऐसे क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना? yes, sir. और इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा fy j कैप. yes, और अगर कोई पूछेगा कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप क्या कहोगे? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल कवर. अगर आपको 4 फोर्स दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप, 9i कैप माइनस 3j कैप, बताओ तीनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सबका x कंपोनेंट को जोड़ो, देगा वो
सिग्मा एफ एक्स, सबका वाई कंपोनेंट को जोड़ो, देगा वो सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर होल ओवर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आता है आप लोगों को? बढ़िया। अब आगे वी आर गोइंग बैक टू आवर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, क्या था कंडीशन? उसका एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 है कि नहीं? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब उसका एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन कब 0 होगा? जब उसके ऊपर आता हुआ नेट फोर्स इज 0। उसके ऊपर जितने फोर्स आ रहे हैं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 है तो एक्सीलरेशन भी तो 0 ही होगा। क्यों जी? भी क्या लिखने में लग गई? सुन लो, समझ लो, वीडियो तो है, लिख भी लोगे, है ना? अब नेट फोर्स को हम तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं ना, कैसे? सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, मतलब सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर होल रूट ओवर इज आल्सो इक्वल टू 0। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसे? सपोज आई रिमूव दिस रूट ओवर साइन, तब ये होगा 0। अब देखो स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो, है कि नहीं? तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों मिलके 0 हुए। वो कब होंगे? दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ो, दोनों 0 हुए मिलके, मतलब दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एफ एक्स इज 0, सिग्मा एफ वाई इज ऑल्सो 0। क्या है इसका मतलब? कोई बॉडी के ऊपर अगर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं और बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, मतलब सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट जोड़ो 0 होगा, सारा फोर्सेस का वाई कंपोनेंट 0 होगा। समझ में आया क्या? सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट जोड़ो 0 होगा, सारे फोर्सेस का वाई कंपोनेंट जोड़ो 0 होगा। समझ में आया? सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट 0 होगा, क्या मतलब हुआ उसका? That means the component of all forces in the direction of positive x-axis must be equal to component of rest forces in the direction of negative x-axis। मान लो 5 फोर्स है, 3 फोर्स का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x-axis, बाकी 2 का है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव x-axis। तो नेगेटिव x-axis में जो 2 फोर्स है उनका जो कंपोनेंट निकलेगा that must be equal to and opposite to the component of the other 3 forces in the direction of positive x-axis। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई 0 मतलब हम इसको अपवर्ड कहेंगे, वाई एक्सिस को, चलो मतलब कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सम फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी कंपोनेंट ऑफ सम फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों मिलके 0 हो रहे। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको आप लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये जो चीजें हम लिखे इसको थोड़ा समझें। क्या समझें? अगर हम कहेंगे ये बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, F1 से ये F2 और ये F3, और सपोज हम कहेंगे ये फोर्स है F4, सपोज, और सपोज हम कहेंगे कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, सपोज। अब सपोज ये बॉडी रेस्ट में है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप कहोगे अगर F नेट 0 है तो आप क्या कहोगे? इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट 0 तो 0 होगा, जोड़ो तो 0 होगा। मतलब आप क्या कहोगे? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्स कंपोनेंट रखते हैं कौन कौन? F1 एंड F3। F3 का डंडा नहीं है, हाँ, तो आप कहोगे F1 का एक्स कंपोनेंट प्लस F3 का एक्स कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू, नो, ये दोनों जोड़ने से कैसे 0 होगा? मस्ट बी इक्वल टू F4 का एक्स कंपोनेंट प्लस F2 का एक्स कंपोनेंट, तीन चारों को जोड़ो तो 0 होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों का एक्स कंपोनेंट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली क्या आप मुझे बता सकते हो सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? F1 का y कंपोनेंट प्लस F4 का y कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू F2 का y कंपोनेंट प्लस F3 का y कंपोनेंट। इतना समझ में आ गया तो काम खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें लगता है कि
हमें हरदम एक्स एक्सिस को ऐसे लेना चाहिए, वाई एक्सिस को ऐसे लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू कैन टेक एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप चाहो तो एक्स एक्सिस को ऐसे ले सकते हो, वाई एक्सिस को ऐसे ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाने से पॉजिटिव वाई आना चाहिए। आप इसको वाई इसको एक्स नहीं ले सकते। आर यू गेटिंग? वो वेक्टर रूल को ओबे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो पहले आप देखो कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाने से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आना जरूरी है। कोई भी दो डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ वाई कंपोनेंट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आया? इसका मतलब ये भी हुआ, कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, हम एक्स एक्सिस कैसे भी दे सकते हैं, अपना मर्जी। वन कैन टेक एक्स एक्सिस लाइक दिस, वन कैन टेक एक्स एक्सिस लाइक दिस, कैसे भी दे सकता है। और अगर इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एफ जीरो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये सारा फोर्सेस का कंपोनेंट अगर आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल के जोड़ोगे, इन एनी डायरेक्शन, सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी जीरो। कब? तब जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के जोड़ो तो जीरो होगा। समझ में आया? बढ़िया से समझ में आ रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं अभी केस बदल देता हूँ। सपोज, तो इसको आप स्टार्ट पॉइंट में याद रख सकते हो, फॉर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम sum of components of all forces in any direction is zero। ये चीज समझ में आया? अच्छा, सपोज मैं फिर से केस बदलता हूं। इफ पता चला सिग्मा एफ एक्स तो जीरो है, बट सिग्मा एफ वाई इज नॉट जीरो। क्या मतलब हुआ? फोर्सेस का सारे का एक्स कंपोनेंट जोड़ो तो जीरो होता है, वाई कंपोनेंट जोड़ो तो जीरो नहीं होता है। विल द बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम? नो। मूव करेगा किस लाइन में, एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में? बॉडी मूव अलोंग वाई एक्सिस। क्यों भी कहा तेरे को मार करेगा। अगली बार नीचे करोगे कैमरा घुमा देंगे, फिर वायरल कर देंगे। सुन लो ना बेटा, है ना, समझ लो। अगर सिग्मा एफ एक्स जीरो है, सिग्मा एफ वाई जीरो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी मूव्स अलोंग कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। अगर कुछ ऐसा हुआ सिग्मा एफ एक्स जीरो नहीं है, सिग्मा एफ वाई जीरो है, तो बॉडी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाइस वर्सा। ये समझ में आ गया? ठीक है, इतना जानकारी आ गया, बहुत आ गया, और कुछ नहीं। अगर इतनी चीज आपको सचमुच बढ़िया से समझ में आ गया है, आगे देखो न्यूमेरिकल कैसे चुटकी में बनता है। शुरू करें न्यूमेरिकल? चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज ये कोई एक वॉल है और ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, और मान लेते हैं कि एंगल कुछ 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और पता चला इसके बीच में एक स्फीयर फंसा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, किए कि नहीं किए? तो ऐसा क्वेश्चन किए कि नहीं किए हैं? किए। लेमिस थ्योरम लगा के किए थे। अब पूछा है फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड एट बी। फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। क्या दिया है? ये कोई एक 5 kg का बॉल है। यूजिंग लेमिस थ्योरम यू नो हाउ टू सॉल्व। लेमिस थ्योरम यूज करके कैसे सॉल्व करना है सबको मालूम है। उसके लिए क्या करना पड़ता था? पहले हमें निकालना पड़ता था फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, जो करते थे वही करेंगे, कुछ नया चीज नहीं करने वाले। ये फ्री बॉडी डायग्राम को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द फ्री बॉडी डायग्राम हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आई हैव टू शो? 3। एक तो हुआ वॉल पुश कर रहा है, नाम है आर ए। एक तो हुआ इंक्लाइन प्लेन पुश कर रहा है, नाम है आर बी। और एक तो है उसका वेट। और ये एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये नॉर्मल है, तो ये 30 हुआ तो ये 60 होगा। आ गया? इसके बाद क्या करते थे? पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम में दिखाते थे
RA कुछ ऐसा है और RB कुछ ऐसा है ना, और 5G कुछ ऐसा है। और हमें मालूम था कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो एंगल कितना है 60 डिग्री। फिर हम क्या करते थे, आगे लेमिस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देते। 3 था, काम बन जाता था। अब अगर यहाँ पर 4 फोर्स होते तो फिर मुश्किल होता कि नहीं होता। मान लो कि यहाँ पर कोई एक डंडा रख देते ऐसे, डंडा भी इसके ऊपर रखा हुआ, डंडा भी कुछ फोर्स दे रहा है तो भी 4 फोर्स हो जाता है कि नहीं। सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट हमें जनरल मेथड से करना है। अभी ये जो मेथड मैं भी बताने जा रहा हूँ इट इज अनलिमिटेड फॉर फोर्सेस के लिए, कितने भी फोर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एवरी न्यूमेरिकल इट कैन बी सॉल्व लाइक दिस प्रोवाइडेड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर नॉट पैरेलल। पैरेलल होंगे तो क्या होंगे वो बात की बात है। 3 से ज्यादा फोर्स हो गया या 3 फोर्स हो गया, सारे को हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वाला कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं। हम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं एक्स एक्सिस, ऐसे ले सकते हैं वाई एक्सिस, कैसे भी ले सकते हैं। जैसे भी लेंगे सबका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि कोई अगर एक्स एक्सिस ऐसा है और अगर कोई वेक्टर एक ऐसा है, तो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो आप क्या कहोगे, ये जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है 10 ही तो है। तो कोई वेक्टर अगर अलोंग द एक्सिस रहता है तो हमें कंपोनेंट निकालने में आसान हो जाता है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्सिस और ऐसा वाई एक्सिस लेंगे कि मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर कमिंग अलोंग द एक्सिस। नहीं लोगे तब भी चलेगा, लोगे तो आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कैसे लेना चाहिए बताओ। हमें यहाँ पे ऐसा लेना चाहिए अपना एक्सिस कि ऐसा लेना चाहिए अपना एक्सिस 1 और 2 2 लेंगे तो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर कमिंग अलोंग द एक्सिस, आसान हो जाएगा हमारे लिए। आप ऐसे भी ले सकते हो लेकिन सबका कंपोनेंट निकालो फिर मुश्किल है। ऐसे करो तो आसान है। लेट मी चूज दिस एज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कौन ये, लेट मी चूज दिस एज माय एक्स एक्सिस और दिस एज माय वाई एक्सिस। आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम, ये गंदगी साफ करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0 है कि नहीं। सिग्मा एफ एक्स भी 0, सिग्मा एफ वाई भी 0। सिग्मा एफ वाई 0 मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स अपवर्ड कंपोनेंट रखते हैं आर आरबी और 5G में से? आरबी, आर तो ऐसा है, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन क्या होगा 0। हैंडल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, वर्टिकल वेक्टर का हैंडल कंपोनेंट 0 होता है। ये सब चीजें भी आता है आपको। मैं क्यों वेक्टर पढ़ाया था समझ में आ रहा है ना, टू एंटर इनटू मैकेनिक्स। अब क्या हुआ, आप कहोगे आरबी दे रहा है अपवर्ड कंपोनेंट, डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन दे रहा है 5G। तो इसका अपवर्ड कंपोनेंट और ये डाउनवर्ड कंपोनेंट मस्ट बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर। इसका अपवर्ड कंपोनेंट कितना है आरबी, क्या एंगल कर रहा है ये 30 डिग्री cos 30 मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड एफवाई क्या है सीधा 50 न्यूटन। क्या हमें आरबी का वैल्यू मिल गया, cos 30 is √3/2 is not it coming out to be 100 by √3 newtons। एफवाई आरबी का वैल्यू मिल गया। अभी मुझे चाहिए क्या आर ए, कैसे करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 भी तो कर सकते हैं। सिग्मा एफ वाई 0 किए, सिग्मा एफ एक्स भी तो 0 कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे तो इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या है, इधर को आरबी cos 60। आर ए मिल गया। आर यू गेटिंग, बात समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज उधर को क्या फोर्स है, इधर को है आरबी cos 60, इधर को क्या है आर ए। आप कहोगे आर ए मस्ट बी इक्वल टू आरबी cos 60। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? देखो तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया स्टार्ट करने में। तो ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। आर यू हैप्पी, रियली अंडरस्टैंडिंग? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ से हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये हमें मिल गया आर ए का वैल्यू कितना है। आरबी का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या था 100 बाई √3 और cos 60 हो गया 1/2 तो हो गया 50/2। आप इसको लेमिस थ्योरम लगा के कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्या मेरी बात समझ में आया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन जिसको हम ऑलरेडी लेमिस थ्योरम से कर चुके हैं, वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल है ऐसा वाला,
ये ट्रेंगल का ये एंगल दिया है कुछ समथिंग लाइक से ये दिया है समथिंग लाइक 30 डिग्री, और पता चला यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। कैसा ब्लॉक? ऐसा ब्लॉक, ये जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ध्यान से ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये ब्लॉक को छोड़ देंगे तो फिसल के नीचे आ जाएगा, हमें इसको पकड़ के रखना है। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। क्या क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड एफ फॉर व्हिच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ठीक है। मैं करता हूँ, तुम लोग तो कर ही लोगे, बाद में देखते हैं। मास m है, हाँ मास m दिया है, तो यू विल गेट अ जनरल फॉर्मूला। मैं इसको 30 डिग्री क्यों ले लूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, चलो 30 डिग्री लेते हैं, बाद में वैल्यू डाल दें। ये 30 है और वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट थ्री बॉडी डायग्राम, फिर पॉइंट डायग्राम, फिर लेमिस थ्योरम लगाओ या सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0 कुछ भी करो, है ना। तो चलिए पहले करते हैं, ये इतना बड़ा ट्रेंगल मेरा का जगह खा रहा है, तो ट्रेंगल को छोटा कर देता हूँ। ये अब थ्री बॉडी डायग्राम, थ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक को सीधा मत कर देना, जैसा है वैसे ही रखना। ये हो गई ब्लॉक, जो फोर्सेस आ रहे हैं वो है एफ, जो निकालना है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और एक वेट भी तो आ रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या एंगल कर रहा है, 60 डिग्री, और यहाँ पर जो 30 डिग्री लिखा है वही रहेगा, मैं इसको बदल नहीं रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो 30 डिग्री है ये थीटा है, सपोज थीटा इज 30 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि फाइनली आई वांट टू गिव यू द आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो आपको याद रह जाएगा, थीटा कुछ भी हो फटाफट आंसर निकल जाएगा, समझ में? हाँ, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट डायग्राम करना है भैया, पॉइंट डायग्राम करना है तो हमें देखना है कि यहाँ पर एक एफ है और एक आर है और एक एम जी है और ये 60 डिग्री है। अगर मैं अपना एक्स एक्सिस को ऐसे लेता हूँ, क्यों ऐसे लिया, मैं बताया तरीका, लॉजिक बताया कि जैसे लेने से कम कैलकुलेशन पड़ेगा, वैसा वाला ले लेते हैं हम। ये ले लिया वही एक्सिस, और आपको मालूम है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। हमें एफ का वैल्यू पूछा ना, yes. तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये रेस्ट में रहेगा, तो कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या दे रहा है देखो, तो इधर का फोर्स मस्ट इक्वल टू इधर का फोर्स। क्या बताओगे क्या होगा, इधर को क्या फोर्स है, एफ, इधर को क्या फोर्स है, माइनस नहीं बोलेंगे, इधर को बोल दिए तो ऑलरेडी माइनस बोल दिए ना डायरेक्शन। इधर को क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर, आर cos 60, एफ इज इक्वल टू आर cos 60। लेकिन इसमें से तो सर कुछ नहीं मिला, कुछ मिला क्या, हमें तो चाहिए था एफ का वैल्यू। चलो रहने दो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। बताइए, अपवर्ड फोर्स मस्ट इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड क्या है, एम जी, अपवर्ड क्या है, आर cos 30। समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, ये क्लास 11 वाले भी नहीं कर पाते, तुम लोग तो कितना जल्दी जल्दी बोलते हो, क्योंकि पैरेलली दिस क्लास वाज गोइंग इन देयर क्लास, समझ रहे हो ना। सो यू आर बेटर, सो यू से एम जी कितना हो गया, हम कहेंगे एम जी इज इक्वल टू आर cos 30, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। क्या देगा हम, ये आर आर को खा जाएगा, cos 30 cos 60 by cos 30 and it is f by mg। तो f चाहिए था ना, कितना हो गया, mg cos 60 होता है 1/2, ये होता है √3/2, so it is 1/, समझ में। और थोड़ा सा अगर थीटा के टर्म पे देखेंगे, पहले थीटा लिए थे 30 डिग्री, देखो
थीटा था 30 डिग्री, cos 60 को हम sin 30 लिख सकते हैं ना, और 30 क्या था, वो थीटा था, तो इज इट नॉट कमिंग tan 30? तो आंसर क्या हो गया, इट इज इन फैक्ट mg tan थीटा। अगर वो थीटा होता तो आंसर होता mg tan थीटा। तो मेडिकल एंट्रेंस में क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस करके रखोगे फटाफट कर लोगे, जिनको नहीं मालूम होगा पूरा कैलकुलेट करेंगे, जिनको मालूम होगा फटाक से कर लेंगे, थीटा कुछ भी दिया हो। क्या बात समझ में आया? यस। तो यूजिंग सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0 आल्सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो लेमिस थ्योरम में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको सारा क्वेश्चन को इसमें से भी करना है, ट्राई करना है और देखना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलिए दरवाजा कैसे खुल गया, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक पेंडुलम झूल रहा था, ये पेंडुलम ये झूल रहा था ऐसे, मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को पकड़ के इधर को खींचा तो पेंडुलम ऐसा टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया? क्योंकि मैं कोई फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, मैं कोई फोर्स लगा के खींच रहा हूँ। और दिया है कि ये पेंडुलम को ऐसे हम पकड़ के रखें, रहेगा ऐसे। और दिया है कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, और ये जो पेंडुलम है इसका चलो मास मान लेते हैं कि 4 kg है। पूछा है कितना फोर्स लगा के रखेंगे तो ऐसे रहेगा। What force must be applied to hold the pendulum in the position shown? What force is required to hold the pendulum in the position shown? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लेमिस थ्योरम से तो कर ही सकते हो, मैं लेकिन चाहता हूँ नहीं, लेमिस थ्योरम नहीं, किसी दूसरे तरीके से सिग्मा fx 0 सिग्मा fy 0 करके करना है। फाइंड f फॉर इक्विलिब्रियम। सर 40 बाय ओके 40/√3 आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अगला 10 मिनट में ही चले जाएगा, तो थोड़ा आप लोग लिख लेना उसको सुमिका, और फिर उसके बाद जो रहेगा थोड़ा सा मैं वीडियो में दे दूंगा। 40/√3 10 मिनट में निकल जाएगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये जो पेंडुलम है इसके ऊपर फोर्स आ रहा है F, और इसके ऊपर एक टेंशन भी तो आ रहा है T, और एक वेट आ रहा है 4G, और ये दिया है कि टेंशन जो है वो कुछ ऐसा है कि ये हमारा ये रुको, ये थोड़ा बगल में लीजिए, गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं। यस, हाँ, तो हम ऐसे ले लिया अपना एक्स एक्सिस, ये ले लिया अपना एक्स एक्सिस, और ये ले लिया अपना वाई एक्सिस। क्या हो गया? अब देखो तो, क्या आपको ये एंगल मालूम है कितना है? ये टेंशन वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 30 डिग्री। आवाज में बुलंद आवाज से बोलो कि जोर से बोलोगे तो समझ में आएगा। तो इतना तो चीज बन गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमें एफ पूछा गया है। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या देगा? चलो बताओ, सुमिका बताओ या फिर साइपोदा बताओ। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड क्या फोर्स है? टी का कंपोनेंट कितना है? टी कॉस, यस, और नीचे की तरफ जी। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से टी निकल गया? हाँ निकल गया। नहीं भी निकला तो चलो ना लिख लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा? एफ, और इधर को क्या फोर्स है? टी कॉस 60 है ना, टी कॉस 60 मस्ट बी इक्वल टू एफ। होगा कि नहीं होगा? जस्ट डिवाइड, टी तो नहीं चाहिए था, कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा? कॉस 30 बाई कॉस 60 इज इक्वल टू 4G बाई एफ, और ये कितना है? √3/2, ये 1/2 तो गया √3। एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया? 40/√3। तुम लोग कर लिए थे क्या? यस सर। ये सर आप जो फॉर्मूला दिए थे उससे कर लिए थे शायद।
ठीक है, जी tan थीटा वाला वो फॉर्मूला तो इंक्लाइन प्लेन में था, यहाँ पर थीटा इसको दे दिया, अगर इसको दिया होता तो फंस जाते। प्रॉपरली यूज कर पाओगे तो अच्छी बात है। सो इट इज कमिंग 40/√3 न्यूटन। क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब सोचो कि ये पेंडुलम को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। सपोज दिस पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। सो ये कौन है? ये है, मान लो कि 5 kg का पेंडुलम है। अब इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? भाग क्या है? इक्विलिब्रियम कब कहते हैं? जब उसका एक्सीलरेशन नहीं है। जब ये आएगा उसका एक्सीलरेशन होगा क्या? स्पीड बढ़ेगा। हाँ, स्पीड बढ़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन तो हो रहा है, डायरेक्शन भी तो बदल रहा है वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन हो रहा है। अच्छा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ से छोड़े तो एक्सीलरेट करने लगा, मतलब उसके ऊपर कुछ नेट फोर्स था जो कि 0 नहीं था। तब भी पूछा है, बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? द पेंडुलम was released from the position shown. Find initial tension in thread. इनिशियल टेंशन इन द थ्रेड, है ना। अब सोचने वाली चीज है, सोचने वाली चीज है। बिफोर यू गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस, मैं आपको बताया कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या था? सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी 0, सिग्मा एफ वाई मस्ट बी 0। उसमें से एक 0 हुआ, दूसरा 0 नहीं हुआ, तो बॉडी मूव कर रहा है। अभी सोचो कि ये मेरा कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा गया, छोड़ेंगे तो ब्लॉक तो रहेगा नहीं, फिसल जाएगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब डिपेंड करता है कि अगर मैं ऐसा लेता हूं एक्स एक्सिस और ऐसा लेता हूं वाई एक्सिस, ये ब्लॉक तो फिसल के आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब क्या कहोगे आप? सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है कि सिग्मा एफ वाई 0 नहीं है कि दोनों 0 नहीं है? सोचना है। अगर सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है तो इट विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, सिग्मा एफ वाई 0 नहीं है तो इट विल मूव अलोंग वाई एक्सिस। क्या ये जब फिसलेगा ऐसे, इज इट नॉट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस में? एक्स एक्सिस ऐसे इधर तो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, तो ये भी 0 नहीं है। और नीचे भी तो आ रहा है, नीचे भी तो आ रहा है, तो ये भी 0 नहीं है। लेकिन सेम क्वेश्चन के लिए अगर मैं अपना एक्सिस ऐसे लेता हूं, बात समझ में आया? अब क्या कहोगे? सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है कि सिग्मा एफ वाई 0 नहीं है? सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है दिख रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसे जा सकता है क्या? तो फिर हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके बावजूद सिग्मा एफ वाई 0 है। तो सुइटेबली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने से एक चीज 0 हो जाता है, उसी से डाटा हमें मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आया? सबको समझ में आया? और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे लूंगा? वो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी ले सकता हूँ। ऐसे लूंगा तो दोनों 0 नहीं है, मेरे कोई काम का नहीं है। ऐसे लूंगा तो कम से कम एक 0 हो गया। आर यू गेटिंग? अब अगर हाँ, पर उसका वेट तो नीचे आ रहा है। हाँ, तो वेट आ रहा है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल रिएक्शन भी तो है, उसका अपवर्ड कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा होगा। हम देख रहे हैं कि बॉडी ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स मस्ट बी 0। ऐसे आ रहा है मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मस्ट नॉट बी 0। Are you getting? Now, if you have really understood, go back to the previous question. अब इसको छोड़ देंगे तो भैया ये कुछ तो ऐसे आने वाला है। अब अगर मैं अपना एक्स एक्सिस को ऐसा लेता हूं और वाई एक्सिस को ऐसा लेता हूं, कैसा भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरा पेन मेरा बोर्ड, तो मैं ऐसे ले सकता हूं। तो बताओ, अब ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन क्या 0 नहीं है? सिग्मा एफ एक्स की सिग्मा एफ वाई क्या 0 नहीं है? इज इट नॉट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस? सिग्मा एफ एक्स इज नॉट 0, बट कैन इट मूव इन दिस डायरेक्शन? इसका डिस्टेंस तो हरदम यहां से इतना ही रहेगा, क्या ये इस डायरेक्शन मूव करेगा? नहीं करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके बावजूद सिग्मा एफ वाई इज 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए तो बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोचना है। आ रहा है समझ में? सर लेकिन अगर वो स्ट्रेट पोजीशन में जब
जेड उसमें जब यहाँ पे आएगा, Yes, sir. मैं तो पूछ रहा हूँ इनिशियली जब यहाँ था तब टेंशन कितना है, समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे हियर बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज सिग्मा fx is not zero but sigma fy is equal to 0। क्यों, कैसे पता चला? देख के पता चला भाई, वो ऐसे आने वाला है तो इधर कहाँ जाएगा, है ना? सिग्मा fy 0, तो चलो इसका पीरियोडिक डायग्राम करते हैं, क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं इसके ऊपर। एक तो आ रहा होगा टेंशन जो दिखाया है कि नहीं, और एक तो आ रहा होगा वेट। दो ही तो फोर्स है, दो ही तो फोर्स है, तीसरा फोर्स तो कुछ है ही नहीं। और हमारा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सिग्मा fy 0 मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं एंगल मेंशन नहीं किया हूँ, सपोज ये एंगल थीटा है, समझ में आया? ये एंगल थीटा है, समझ में आया? अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? सिग्मा fy 0 है, मतलब force in the direction of positive y-axis must be equal to force in the direction of negative y-axis। कितना है? mg। मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है तब भी हमें t पता चल गया, mg cos थीटा है। समझ में आया क्या? हाँ, काफी बच्चे क्या करते हैं, तुरंत अपना एक्स एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, टी cos थीटा इक्वल mg, t इक्वल mg बाई cos थीटा। गड़बड़ है, द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि नीचे तो आ ही रहा है। यू कैन नॉट टेक सिग्मा fy 0, अगर ऐसा वाई एक्सिस ऐसा एक्स एक्सिस लेते हो तो सिग्मा fy 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे आ ही रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. यस यस यस। आखिरी क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों के लिए। ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है कुछ एक्सीलरेशन में, इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन बताना है ना? तो बाकी के वीडियो को आप लोग देख लोगे, उसमें ऑनलाइन में अभी वो कट जाएगा। कट गया, ठीक है। आया समझ में? सोचो इसमें ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा कितना है। आप पहले बताओ मुझे कि मुझे कैसे लेना चाहिए। एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, या फिर एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे। कैसे लेंगे तो हमारा काम निपट जाएगा। 1 वाला कि 2 वाला? 2 वाला। देखा कितना मत पकड़ ली। तो यू टेक दिस एज योर एक्स एक्सिस, दिस एज योर वाई एक्सिस, and this is what is the normal reaction acting on it, है कि नहीं? और क्या है? उसका वेट है, ऐसा है कि नहीं? ये mg है और ये r है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो बॉडी द ब्लॉक is not in equilibrium. Why? Because sigma fx is not 0। कैसे पता चला? अरे ये तो नीचे आ रहा है ना, क्या ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है? इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पहले से बताया था सिग्मा fx 0 नहीं होगा तो बॉडी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा है ना, तो सिग्मा fx 0 नहीं है। बट क्या कहोगे? बट सिग्मा fy ये क्या इस डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता। बात समझ में आया? अब आप क्या कहोगे? इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर का फोर्स क्या है? R इज इक्वल टू इधर का फोर्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेट, है कि नहीं? क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट इज दिस एंगल?
ये थीटा नहीं, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90, हाँ ये थीटा है, ये वेरी करेक्ट। R इज इक्वल टू mg का कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेमिस थ्योरम हमको कोई मदद नहीं करता, फंस जाते। लेमिस थ्योरम तो 3 फोर्सेस आते हैं, नेट फोर्स 0, तो 2 फोर्स है, फिर इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, उसके बावजूद R निकालना है। क्या बातें समझ में आ रहा है? इस सिग्मा एफ 0 सिग्मा एफ 0 वाला तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है? इजी है? अच्छा, हाँ तब तो अच्छा, इजी है तो ठीक है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन एक तो दें। चलिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। हुआ यूं है कि हियर इज ए प्लैंक, ऐसा, और हियर इज अनदर प्लैंक, एक ठो ए है, मिरिंडा नहीं कि प्लैंक करोगे, एक ठो ए है। अब दिया है कि एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इधर से कोई पुश कर रहा है 100 न्यूटन फोर्स में, और इधर से कोई पुश कर रहा है 100 न्यूटन फोर्स में। क्या ये सिस्टम रेस्ट में है? हाँ है ना? क्या आप गेस कर सकते हो इसे जोर से पुश करेंगे तो क्या होगा? ऐसे रहेगा, जितने भी जोर से पुश करो ऐसे ही रहेगा? नहीं सर, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। भाई दोनों फोर्स बराबर है तो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, अंदाजा क्या था? दोनों फोर्स बराबर है, मतलब 100 न्यूटन की जगह 1000 न्यूटन देंगे। पहले मैं सोचना चाहता हूँ कि आप लोग सोच पाते हो। चलो देखते हैं। चलो एक पहला केस लेते हैं जिसमें ये है 10 ग्राम, हल्का सा थर्मोकोल का बनाया हुआ, ये भी 10 ग्राम का, जोर से प्रेस की, क्या होगा? टूट जाएगा। तो टूटेगा बात अलग है, क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। हाँ। क्यों ऐसे हो जाएगा? ये मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो ये है, ऐसा है, ऐसा। अब ये इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन देगा वो देगा ऐसा। इसका अपना वेट है, आप इसको पुश कर रहे हो। ये जो वेट है, ये जो है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, और ये कितना होगा? जितने जोर से पुश करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। जोर से पुश करोगे तो ज्यादा होगा। अगर ये कंपोनेंट इससे ज्यादा हो गया वेट से, क्या करेगा? उसको उठा देगा ऊपर। आर यू गेटिंग? फील करो चीजों को। अगर ये वेट 10 ग्राम नहीं है, 1000 kg है, हाँ ये 100 200 न्यूटन में पुश करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितने भी पुश करो ये उठेगा नहीं, क्योंकि वेट ज्यादा है, बैठा के रखेगा उसको। समझ में आ रहा है? यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज। क्या पूछा है? पूछा क्या है? पूछा ये है कि एट इक्विलिब्रियम फाइंड रिएक्शन फोर्स। ये इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी दिया है। रिएक्शन फोर्स कहां पे? एट दी कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, दिया है कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब चीजें बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं। ये इक्विलिब्रियम में पूछा है कि बताओ डरने को क्यों छोड़ दिया? पूछा है, थोड़ा इसको तगड़ा कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ है? पूछा है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बताओ ये रिएक्शन फोर्स एट दी स्लैंट एजेस, स्लैंट फेसेस। क्या बात समझ में आया? ये 2 ब्लॉक है और दोनों का दिया गया है शेप, आपको दिखाया गया है ऐसे। ये दोनों स्लैंट फेस के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, चलिए कोशिश करते हैं इसको निकालने।
अब किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करो, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम करो। यहां पर इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स है, वो हमें पता करना है, और इसका वेट वगैरह होगा वो छोड़ो उसको, ये 100 न्यूटन है। और यहाँ पे भी तो कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? चलो ये रिएक्शन को आप R2 कहो, ये R1 कहो, और क्या फोर्स है? और कुछ नहीं, 4 फोर्स है। लेमी बाबा तो गए नहीं, इसका अपना वेट होगा mg। लेमी बाबा तो हम बताते हैं 3 फोर्स के लिए 4 है, लेमी वाले भैया गए। अब हमें देख रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम दिया है, फॉर इक्विलिब्रियम मतलब ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है। यू चूज दिस एज योर एक्स एक्सिस, दिस एज योर वाई एक्सिस। इक्विलिब्रियम में है मतलब सिग्मा fx भी तो 0 है, सिग्मा fy भी तो 0 है। लेकिन ये जो हाथ टेढ़ा है, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। नॉर्मल है ना, इसको नॉर्मल है तो ऐसा है, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। हाँ, तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। इधर का फोर्स मस्ट भी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर को है R1 cos 60 एंड इधर को है टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट है 100, मतलब R1 हो गया 200 न्यूटन। ना हमें mg मालूम है ना हमें R2 मालूम है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ा। सिग्मा fy 0 करते तो शायद ये सब सामने आते, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें R1 पूछा गया था। समझ में आया क्या? तो अपनी सुविधा के हिसाब से x लेके हम लोग सिग्मा fx 0 सिग्मा fy 0 करके काम निकाल लेंगे। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग भी तो बड़े तगड़े वाले हैं। तो ये हुआ एक स्फीयर, ये हुआ दूसरा स्फीयर, और इन दोनों को हम रखे कहाँ? हम रखे किसी एक सिलेंडर के अंदर। मेरा मर्जी कहीं भी रख सकता हूँ, अपना है। ये क्वेश्चन को करने वाले को हमारे तरफ से 87 मिलने वाला है। चॉकलेट, हाँ, वो 250 रुपये वाला चॉकलेट का फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप में, चॉकलेट मिलेगा। यस, क्योंकि इसमें सचमुच थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अच्छे दिमाग वाले पक्का कर लेंगे। दिया है कि ये जो स्फीयर है, ये सिलेंडर है, उसका ये लेंथ कितना है? डायमीटर 3r, जिसमें r क्या है? r इज डायमीटर ऑफ दिस, r हो गया डायमीटर ऑफ दिस। मास कितना है? m। इसका भी वही है हाल, डायमीटर है r, रेडियस से डायमीटर, सॉरी रेडियस है r और मास है m। दो स्फीयर रखे हुए हैं। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? सिलेंडर के अंदर दो स्फीयर डाल दिए, दोनों सिमिलर स्फीयर है। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम? सोचना है। फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स। सोचना है। हो गया? थोड़ा इजी बनाते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करने के बाद इसको करोगे तो ठीक रहेगा। ये भी करेंगे थोड़ी लेट में, उसको करेंगे। दूसरा, दोनों स्फीयर बराबर साइज के हैं, ये सिलेंडर का रेडियस 3r है। सी दिस क्वेश्चन। सपोज यहां पर कहेंगे एक सिलेंडर ऐसे रखा गया है, आप इसका सेक्शनल व्यू देख रहे हो, ठीक है। और दूसरा सिलेंडर ऐसे रखा गया है और तीसरा सिलेंडर को ऐसे रखा गया है। आपको कोई एतराज? मेरा है, मैं कैसे भी रख सकता हूँ। अब ये दोनों ऐसे रखेंगे तो रहेंगे क्या? ये तो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? ये
उनको भगाना नहीं है, पकड़ के रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा एक ऐसे यहाँ पर एक डंडा लगा देता हूँ। अब कैसे भागेगा? भाग नहीं सकता। नाउ इट कैन नॉट मूव। कोई तकलीफ नहीं। अब ये दोनों फंस गए अंदर। क्या ये सिलेंडर्स अभी नीचे वाले भाग सकते हैं? नहीं, फंस गए। तीनों सिमिलर सिलेंडर हैं। क्या लिखा है? हर एक का रेडियस आर है, मास एम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। A, B, C are three similar cylinders, each of mass m. Find reaction force between A and B. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आंसर तो दूर की बात है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो एक का फ्री बॉडी डायग्राम करें। चलो बताओ, एक के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? 3 फोर्स आ रहे हैं। एक तो उसका वेट है, हर एक का मास दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर कुछ रिएक्शन फोर्स आ रहा है R1, यहाँ पर भी तो कोई रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। अच्छा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से अलग होंगे कि बराबर होंगे? सेम होंगे। तो R1 R2 क्यों लिखे? R ही लिखे नहीं। अब हम सिग्मा F0 सिग्मा F0 कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो दीज एंगल्स। क्या हमें ये एंगल मालूम है? हाँ, थीटा एक आंसर हुआ। देखा? हे भगवान, ऐसे मैं नहीं, भगवान बोल रहे हो। मैं क्या बना डाला। अरे सोचो, आपको ये रिएक्शन फोर्स का एंगल से आपको मालूम है क्या? ये रिएक्शन फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर मींस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है कि नहीं? और यहाँ पर भी जो नॉर्मल फोर्स है, दैट इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर। आर नॉट दे फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? यस, ये दिखना चाहिए। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बोला थीटा। तेरे लगता है? लगेगा तेरे को एक दिन, लगेगा ऐसे। मेरे को लगा, इसको भी लगता है। आया समझ में? अब बाकी आगे की चीज तो बच्चों वाली चीज करते थे, फ्री बॉडी डायग्राम करो, पॉइंट डायग्राम करो। अभी आप लोग समझदार हो गए हो। अगर मैं ऐसा लेता हूँ अपना एक्स एक्सिस, ऐसा लेता हूँ अपना वाई एक्सिस, मैं कहूंगा कि फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। अपवर्ड फोर्स क्या है? r का कंपोनेंट। r का कंपोनेंट, r का कंपोनेंट कितना होगा? ये cos 60 और ये cos 30 और sin 60। ये cos 60 तो ये sin, समझ में आ रहा है ना? ये sin 60 समझ में आ रहा है? ये cos 60, ये sin 60। तो क्या कहेंगे? इसका r sin 60 और इसका भी तो r sin 60। इज नॉट इट 2r sin 60? क्या मैं सारा चीज मिटा के स्किप करके ऐसे लिख दिया? आप लोगों को समझ में आया? 2r sin 60 मस्ट बी इक्वल टू mg। और 60 का वैल्यू है √3/2, ये खा गया तो r हो गया mg/√3। The reaction force between them is mg/√3। मतलब आप लोगों को आगे चल के एमसीक्यू डील करना है। बिना पेन एंड पेपर का भी इतना बना सकते हो नहीं बना सकते? थोड़ा सोचोगे तो फिगर बना दिया mg/√3। कर सकते हो नहीं कर सकते? हाँ, एमसीक्यू भी डालेंगे चलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है लिखने का। क्या सबको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम वापस चले पुराने क्वेश्चन। रिएक्शन फोर्स वो भी निकालना है, पता करना है। पता ये करना है कि ये जो रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, ये ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, लेकिन पता ये करना है कि कितना टेढ़ा होगा। ये जानना जरूरी है, तभी तो किसी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे काम निकलेगा।
है कि नहीं? कैसे पता करें? सोचो तो ये है R, देखो ये है R, ये है R, तो क्या मुझे बता सकते हो यहां से यहां तक का गैप कितना हुआ? क्योंकि पूरा है 3R, ये पूरा है 3R, ये हो गया R, ये हो गया R, तो ये कितना रह गया? ये R ही तो रहा। मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो विल इट नॉट टच दिस स्फीयर जस्ट, ये R है, और ये लेंथ कितना है? 2R। भाई ये R है, ये R है, तो 2R ही तो हुआ। और ये अगर एंगल थीटा है तो R, और व्हाट इज cos थीटा? R बाई 2R, दैट इज 1/2, मिल गया थीटा 60 डिग्री। इतना दिमाग लगाना पड़ता है। लगा तुम लोगों का दिमाग कि मेरा ही लगा? तुम लोग मजे ले लिए। तेरा लगा था, मेरा दिमाग लगा था, लेकिन रास्ते में छूट गया। नहीं छूटा। फिर से चाहिए कि समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? हाँ, हम कहेंगे तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? हियर cos थीटा इज इक्वल टू R बाई 2R और थीटा इज 60 डिग्री। अब क्या रखा है? ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम करो। ऊपर वाले का मतलब भगवान का नहीं, ये जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, ये और ये आ रहा है वेट, और यहाँ पर भी तो रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा। ये मान लो R1 है, ये R2 है। हमें क्या पूछा गया है? R1। हमें R1 पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से यहाँ से देखो। हमें R1 पूछा गया है, R2 नहीं पूछा गया है। पूछा गया होता तो शायद बता भी देते, पूछा नहीं गया है। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ y एक्सिस, ऐसा ले लेता हूँ x एक्सिस, ये इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एफ 0 कर सकते हैं, सिग्मा एफ 0 कर सकते हैं। कौन सा ले लेंगे कि R2 हमारे टांग नहीं अड़ाएगा? सिग्मा एफ 0 लेंगे कि सिग्मा एफ 0 लेंगे कि R2 हमारे इक्वेशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि चाहिए नहीं हमें ना, बेकार क्या क्यों उसको डाले अंदर? सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट इज द इंटेलिजेंट चॉइस। इफ यू टेक सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो R2 का कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या है? 0, वो हमारे टांग नहीं अड़ाएगा काम में। अब कहोगे R1 का अपवर्ड कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू mg का, ये जो mg है वो डाउनवर्ड कंपोनेंट, जबकि एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या बात समझ में आया? एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है कि ठीक ठाक लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है ना? पकड़ में दोगे ना? बन जाओगे ना मेरे साथ साथ इंजीनियर, नहीं डॉक्टर, कि जो भी बनना है तुमको बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे, डिपेंड करता है सर। मेरा दिमाग थोड़ी दूर तक लगा था, उसके बाद नहीं लगा। हाँ, ये यस। तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, R1 cos, कौन बताएगा? जिसका दिमाग अभी भी लगा हुआ है। R1 का अपवर्ड कंपोनेंट cos 30 इज इक्वल टू, हो गई कहानी, √3/2। तो R1 इज 2mg/√3। अगर बाई चांस R2 भी पूछा होता तो सिग्मा एफ 0 कर देते, सिग्मा एफ 0 कर देंगे। R1 इज इक्वल टू R2 cos 60, मिल गया R1। आर यू गेटिंग? जो चाहे वो कर सकते हो। तो लेमिस थ्योरम वाला मेथड अच्छा था कि वाला मेथड अच्छा है? कितने कंपोनेंट अपने निकालना पड़े, वो अच्छा था, लेकिन साइन का सारा वैल्यू याद रखना पड़ता था, वो याद रह गया था फटाफट। लेकिन वो 3 के लिए, यहाँ पर तो कभी कभार 4 फोर्स भी आ जाते हैं। ये जनरलाइज्ड मेथड है। तो इसमें क्लू क्या था? ये एंगल को पहचानना 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये बात है। अच्छा, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर लो। चलिए थोड़ा सोचते हैं, कोशिश क्यों करेंगे? तुम लोग करोगे इस क्वेश्चन को अभी। ये हो गया स्फीयर, और ये स्फीयर को मैं इसे झुलाया हूं। मेरी मर्जी, कहीं से भी झुला सकता हूँ। मैं झुला दिया इसको, झुला दिया तो ये कुछ ऐसे झूलने लगा यहाँ से। झुला दिया और दिया है कि ये जो स्फीयर है ये वाल पे से झूल रहा है। दिया है कि इसका मास है 4 kg और ये एंगल दिया है 30 डिग्री।
फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन वॉल एंड स्फीयर। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? वॉल एंड स्फीयर के बीच में तो करो, जो तुम कर सकते हो तो करो। स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम, पॉइंट डायग्राम, सिग्मा पे जीरो, इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी। और आपको मालूम है 40/√3 है। केस ऑफ 3 कंकरेंट फोर्सेस, एंगल कितना आया? 40/√3 आया। देखता हूँ, यस यू आर करेक्ट। 40/√3 कितना जल्दी हो गया देखो। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंट्रेंस क्वेश्चन, जे मेन में मेडिकल एंट्रेंस में हर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में करना होता है। पकड़ में आ गया ना? तो हम कहेंगे कि हम ले लेंगे अपना वाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस ऐसे, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स एट इक्विलिब्रियम, टी cos 30 इज इक्वल टू 4g, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू t cos 60 इज इक्वल टू r। डिवाइड करो, मिलेगा cos 30 बाई cos 60 इज इक्वल टू 4g बाई r। cos 30 बाई cos 60 होता है tan 30, सॉरी cos 30, that is √3, so r is 40 by अरे एम जी tan थीटा, थीटा क्या है? वो डिपेंड करता नहीं क्या ले लो, वो वाला फॉर्मूला तो उसके लिए था ना। इसको करो था, फॉर्मूला क्यों यूज करो? गलत कर लोगे, थीटा की जगह वैल्यू गलत ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए ये ऐसे दिए। इज कमिंग 40/√3 न्यूटन्स। मतलब ये वाला मेथड भी समझ में आया? अगली क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करें। इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स निकालना आता है, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करेंगे? बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, तब कैसे निकालेंगे? देयर विल सी द कांसेप्ट ऑफ शूडो फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया फोर्स, झुटमुट का फोर्स, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बैकग्राउंड पे चलता है। जैसे आप कोई बस में खड़े हो, बस चलने लगा, रेस्ट में था, चलने लगा तो एक्सीलरेट किया तो क्या हुआ? अब लगता है कि आप गिर जाते हो पीछे की तरफ, मतलब आपको लगता है कि कोई खींच लिया आपको पीछे की तरफ, यू फील ए फोर्स, व्हाट इज दैट फोर्स? उसको अकाउंट में लेना है और निकालना है कि तब उस कंडीशन में बताओ उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। क्या बात समझ में आया? सो अंडर नो कंडीशन मिस द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।